So today is paper 2 and paper 2 में today is second lecture. Yesterday हमने already देखा था इस topic को, that is types of research. Okay, and because research is very important and इस पे questions कहीं ना कहीं आपके ट्विस्टेड आते हैं, hence types of research आपको बहुत अच्छे से करना है कवर. क्यों? क्योंकि types of research से आपका ये वाला पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा. आज हम इस पूरे को अच्छे से डिटेल में कवर अप करेंगे. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, बेसिकली रिसर्च टाइप को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. दैट इज ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, आउटकम के बेसिस पे, प्रोसेस के बेसिस पे एंड कॉन्सेप्ट के बेसिस पे. एंड दिस इज अ डायग्राम. इस डायग्राम से आपको याद रखने में बहुत ही ईजी होगा. ओके, आपको क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं. व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ कॉजल कंपैरेटिव. सर्वे मेथड कौन से टाइप की रिसर्च में यूज होता है. What is action research? What is the difference between action research and applied research? तो आज के इस क्लास में हम ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. नाउ कल जो मैंने आपको अपने हैंड रिटन नोट्स दिए थे, उसी नोट्स को आप देखोगे तो आपको इजीली गूगल पे इस तरीके के इमेजेस मिलेंगे. इस इमेजेस में आप देखो, यहाँ पे बेसिकली आइडिया के बेसिस पे जो हमने पढ़ा था, डेट इज ऑल्सो नोन एज एप्लीकेशन. ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे आपके ये 4 टाइप्स के होते हैं एंड आपके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इस तरीके के रिसर्च होते हैं. तो दीज आर द थिंग्स जो आपके दिमाग में होना चाहिए. रिसर्च क्वेश्चंस बहुत तरीके का पूछता है इसमें. सम हाउ क्वेश्चंस अगर आप 2 years का देखोगे, डेट इज फ्रॉम 2018, तो रिसर्च के क्वेश्चन पे बहुत ही वो डेप्थ में जाकर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं. इसलिए इसके सारे एक्सपेक्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि अगर कल हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च को कवर किया है, तो बेस्ट मेथड ये होता है कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसको आप किसी भी सोर्स ऑफ मीडियम से, अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके के आपके पास नोट्स होने चाहिए, सो दैट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप इजीली बहुत अच्छे से रिकॉल कर सके. सो फर्स्ट वाज फंडामेंटल, बेसिक एंड प्योर रिसर्च. फंडामेंटल रिसर्च को ये हम बेसिक भी बोल सकते हैं और प्योर रिसर्च भी बोल सकते हैं. व्हाट आर द कीवर्ड्स जो आपको याद रखना है. ये कीवर्ड्स आपको क्या हेल्प करेगा. अगर आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप उस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में एक कीवर्ड फाइंड करो. दैट इज, अगर नेचुरल फेनोमिना लिखा है, अगर इंडक्टिव मेथड लिखा है, इस तरीके के अगर क्वेश्चंस वहां पे लिखे हैं इस कीवर्ड्स में, तो आप इजीली लगा सकते हो कि ये आपका कैसा है, फंडामेंटल रिसर्च है. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है फंडामेंटल में कि आप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से स्टार्ट करते हो. इट मीन्स आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप नई थ्योरी बना रहे हो या एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसमें कुछ नया चेंजेस कर रहे हो. दिस इज नोन एज फंडामेंटल रिसर्च. बिकॉज कि आप कुछ नया बना रहे हो. कभी भी जब न्यू थ्योरीज की बात होती है, न्यू कॉन्सेप्ट की बात होती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंडक्टिव मेथड. हेंस प्योर, फंडामेंटल एंड बेसिक के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे न्यू थ्योरी फॉर्मुलेट होगा. इसको आप मोर जनरलाइज कर सकते हो. व्हाट डज इट मीन. अगर आपके पास न्यूटन का लॉ है, ठीक है, इस लॉ का यूज करके अगर आप कोई नया लॉ क्रिएट कर रहे हो, तो दिस इज नोन एज कि आपने उस थ्योरी को मोर जनरलाइज कर दिया. तो दिस इज द सेकेंड कीवर्ड. थर्ड कीवर्ड इज नेचुरल फेनोमिना. मतलब आप किसी भी इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव में उसको नेचुरली देख रहे हो कि किसका इफेक्ट क्या है. जैसे हमने 2 पत्थर को अगर आपस में रब किया तो यहाँ से फायर निकला, ठीक है, तो क्या हम इससे और कुछ बना सकते हैं. दिस इज नोन एज नेचुरल फेनोमिना. एंड लास्ट इज इंडक्टिव मेथड. तो दिस आर द 4 कीवर्ड्स. इस 4 कीवर्ड्स को आपको याद रखना है. किसी भी क्वेश्चन में अगर ये कीवर्ड्स आएंगे तो यू कैन सेलेक्ट फंडामेंटल रिसर्च. नाउ दिस इज द सेकेंड अप्लाइड रिसर्च. अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगी कि रिसर्च में कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है. आप एक सीक्वेंस में चीजों को लर्न करो. ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अप्लाइड रिसर्च. अब हमने लेटर सपोज हमने यहाँ पे बेस बना लिया, ये मेरा घर है, ये मेरे घर का बेस बना लिया. बेस बनाने के बाद आप क्या करोगे, इसका इंटीरियर डिजाइन करके आप इस तरीके से अपना घर बना दो. सो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, उस बेसिक इंफॉर्मेशन को आप अप्लाई कर रहे हो. दैट इज नोन एज अप्लाइड रिसर्च. इट मीन्स applying the concept of basic and fundamental research in a particular situation. And what is that particular situation? ये particular situation 2 तरीके के हो सकते हैं. एक होगा लोकल एक्सपेक्ट पे, एक होगा ग्लोबल एक्सपेक्ट पे. तो जैसा आप सेट थ्योरी में पढ़ते हो कि दिस इज व्हाट, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है.
इस यूनिवर्सल सेट में अप्लाइड रिसर्च पूरे को बोलेंगे, बट कभी लोकल कंसर्न की बात होगी, दैट इज नोन एज एक्शन रिसर्च, एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। कहीं भी जब आपका प्रॉब्लम लोकल होगा, लोकल मतलब कि लेटर सपोज करिए आप कोविड का सिचुएशन है, ठीक है, तो कोविड तो पूरे वर्ल्ड में है, पूरे कंट्री में है, बट हो सकता है कोविड आपकी सोसाइटी में है, तो आप अपने लेवल पे पूरे वर्ल्ड में जाके तो चेंजेस नहीं करेंगे। आप क्या करोगे, आपकी सोसाइटी में अगर किसी को कोविड हुआ है तो ड्यू टू, वन सेकेंड, आई गेस समवन इज ज्वाइनिंग, यस, नाउ वेयर वाज वी, हाँ, सी आई वाज टेलिंग यू द डिफरेंस। जैसे अभी कोविड का सिचुएशन है, करेक्ट, कोविड का सिचुएशन अगर आपकी सिर्फ सोसाइटी में है तो व्हाट यू विल डू कि जिस पर्सन को कोविड हुआ है आप उसको लेके हॉस्पिटल जा सकते हो। इट मीन्स कि व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑन लोकल लेवल, देन यू विल यूज एक्शन रिसर्च। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये कीवर्ड है इमीडिएट, इम्प्रूव करना है, इन्हांस करना है, शॉर्ट टर्म है, लोकल लेवल पे है, तो आप कौन सा रिसर्च सर्च सेलेक्ट करोगे, डेट इज एक्शन रिसर्च। इमीडिएट स्पॉन्टेनियस एक्शन लेना है आपको। जैसे स्कूल में लेटर सपोज कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो स्कूल एक लोकल लेवल पे प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे। इम्प्रूव इन द सेंस कि अगर 10th का रिजल्ट आया, 10th के रिजल्ट में 60% स्टूडेंट अगर फेल हो गए, तो वहां पे आप पूरे स्टेट लेवल पे जाकर चेक नहीं करोगे, आप सिर्फ अपने अंदर ये आइडेंटिफाई करोगे कि वाई आपके स्कूल के पर्टिकुलर सिर्फ एक क्लास में ये रिजल्ट आया, ठीक है, तो दिस इज नोन एज एक्शन रिसर्च। वहीं पे अगर आपके लॉन्गर पीरियड के लिए कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे गवर्नमेंट की कोई भी रूल्स निकलती है, कोई भी पॉलिसी निकलती है, तो आप उसको क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हो। जैसे कोविड का जो अभी ड्रग्स बन रहा है, ठीक है, तो ये एक ग्लोबल लेवल पे इस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अप्लाइड रिसर्च। कि हमने ये फाइंड आउट किया कि अगर ये केस चाइना से आया है, तो चाइना में कौन से एनिमल की वजह से आया है, हम वहाँ पे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और किस तरीके से ड्रग्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नाउ इसके बाद अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो देर इज वन मोर क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दैट इज नोन एज, वन सेकेंड, आपके क्वेश्चन में आता है, हाँ, कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच इज सर्कुलर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, दिस इज द पेट क्वेश्चन ऑफ यूजीसी नेट, विच इज सर्कुलर रिसर्च। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्शन रिसर्च। क्यों, क्योंकि एक्शन रिसर्च में आप क्या करते हो, सबसे पहले प्लान करोगे, इसके बाद उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप एक्ट करोगे, देन आप ऑब्जर्व करोगे, एंड उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको रिफ्लेक्ट करोगे। लेट अस सपोज अगर मैं ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रही हूँ, तो आई एम प्लानिंग ऑन डेली बेसिस कि मुझे आज कि डे में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है आपको, उसके बेसिस पे मैं क्या कर रही हूँ, पीपीटी क्रिएट कर रही हूँ, आई एम डूइंग सर्टेन एक्शन, एंड उसके बाद जो आप मुझे कमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो आई एम ऑब्जर्विंग वेदर आई एम गिविंग यू करेक्ट इन्फॉर्मेशन और नॉट। उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगी, कल फिर से मैं कुछ नया चेंजेस करने की कोशिश करूंगी। तो दिस इज द एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से आता है, साइक्लिक इन नेचर अगर पूछेगा तो यू विल गिव एक्शन रिसर्च। इसके बाद ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज अगेन इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन वन में इस तरीके से दे देगा, ऑप्शन टू में आपको पहले एक्ट दे देगा, देन प्लान दे देगा, तो आपको ये समझना है दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। ओके, तो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन जो एक्शन रिसर्च पे कई बार मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, एंड एवरी शिफ्ट में पूछा जाता है, हर ईयर एंड किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हमने यहाँ पे एक कवर किया, दो कवर किया, एंड साथ में ये थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट कवर कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं इन सारे रिसर्च के बीच में, तो यहाँ पे आपको समझना डिस्क्रिप्टिव। कल मैंने आपको बताया था किसी चीज को डिस्क्राइब करना, किसी चीज को डिस्क्राइब करना मीन्स कि किस चीज को आप कितने अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हो, आप कितना उसको रिसर्च कर रहे हो उसके पीछे। इट मीन्स यू आर फाइंडिंग द क्वेश्चन व्हाट इज, व्हाट इज, कहीं पे भी अगर व्हाट इज की बात होगी, या आपके पास कोई पास्ट का डेटा है, आप उसको प्रेजेंट में एनालिसिस कर रहे हो। जैसे हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च इज अगेन
वन ऑफ द टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर गांधी जी का सपोज अगर कोई चश्मा है, ठीक है, तो उस चश्मा में क्या कर सकते हो आप, ये देख सकते हो कि उसमें फ्रेम कैसा था, आप उसमें ये देख सकते हो कि उसमें थिकनेस क्या थी, उस टाइम पे प्लास्टिक्स क्या यूज होती थी। तो कहीं ना कहीं आप इसमें क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव में आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। बट अगर वो हिस्टोरिकल है तो उसमें आप सिंपली जो भी है इसमें सिर्फ आपका पास्ट का डेटा होता है, सिर्फ पास्ट का डेटा होता है। एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड हिस्टोरिकल। ओके, इसके बाद आपका आता है एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी का ये मीनिंग होता है पायलट स्टडी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है पायलट स्टडी। पायलट स्टडी का ये मीनिंग है कि जैसे कोई आप ड्रग्स बनाएंगे, जो हमारे साइंटिस्ट, करेक्ट, वो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग को नहीं दे देंगे, वो क्या करते हैं, एनिमल पे टेस्ट करते हैं। अगर वो एनिमल पे सक्सेसफुली टेस्ट हो गया देन ओनली वो ह्यूमन को देते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल और ह्यूमन किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, मैमल कैटेगरी को। कहीं ना कहीं दोनों में कॉमन फीचर होता है। दिस इज नोन एज पायलट स्टडी। इट मीन्स डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज एंड न्यू थॉट्स, एंड इट कैन नॉट बी जनरलाइज। आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो। जनरलाइज का क्या मीनिंग है कि आप इसकी मीनिंग में कुछ भी नहीं चेंज कर सकते हो, जैसा है वैसा है। अगर हमने आज कोई ड्रग बनाया, लेट अस सपोज अगर हमने कैंसर की मेडिसिन फाइंड आउट कर ली, तो जो कैंसर की मेडिसिन हमने फाइंड आउट की, कल को हम इसी में कुछ नया करेंगे, पर जो पहले मेडिसिन निकला है इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। दैट इज नोन एज व्हाट, रिसर्च। यू हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन एंड यू आर अगेन फाइंडिंग आउट न्यू स्ट्रैटेजीज। आप नया कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो एवरी टाइम। तो एक्सप्लोर कर रहे हैं हम चीजों को, क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। दिस इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नाउ इस स्लाइड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंट करना मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। एक्सपेरिमेंट मीन्स क्या, एक केमिस्ट्री लैब का हम एग्जांपल ले लेंगे। ये हमारा केमिस्ट्री लैब है, इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। आप अगर किसी लैब में जाओगे तो ऑब्वियसली लेटर सपोज हमने यहाँ पे कुछ जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एक का इफेक्ट दूसरे पे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट की क्या बात आएगी, जैसे हमें यूजीसी नेट क्रैक करना है, तो दिस इज द रीजन कि आपको ये अचीव करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप प्रॉपर अपना एक स्टडी प्लान बनाओगे और उसको आप एग्जीक्यूट करोगे। अगर लेट अस सपोज आपके घर में आए दिन हर मंथ में कुछ ना कुछ फंक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तो उससे आपके स्टडी में क्या होगा, निगेटिव इफेक्ट होगा। तो दिस इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल, कॉज एंड इफेक्ट। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंडिपेंडेंट नाम से ही क्लियर है, जैसे आपके घर में जो सबसे बड़े लोग हैं, जैसे आपके पेरेंट में जो आपके सपोज फादर है, फादर इज द ओनली अर्निंग मेंबर, तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बट अगर सपोज आप अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट हो, चाइल्ड क्या है, डिपेंडेंट है अपने पेरेंट पे, तो अगर चाइल्ड को लेटर सपोज अगर इसको बाइक परचेज करना है, तो ये क्या इसके पास 1 लाख है, नहीं, इतना बड़ा अमाउंट तो किसी चाइल्ड के पास नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट से रिक्वेस्ट करेगा। तो आइदर पेरेंट विल अलाउ, अदरवाइज ही विल नॉट अलाउ। इट मीन्स यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा बताओ, ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल या ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मीन्स हु इज गोइंग टू टेक डिसीजन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। क्या होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर इसको डीबीएमएस से रिलेट करोगे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी अगर मैं ले लूं यहाँ पे और यहाँ पे मैं वीक एंटिटी ले लूं, तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट किस में होगा बताइए। ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने ये मॉर्निंग में ही सीखा है, वीक एंटिटी किस पे होता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर आप इसमें कोई चेंजेस करोगे तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट आप इसमें देखोगे। तो कई बार क्वेश्चन इसमें ये पूछा है कि आप मैनिपुलेट किसको करते हो, मैनिपुलेट किस में करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करेंगे। देन आप इसका इफेक्ट किस में देखोगे, इसमें इसका इफेक्ट देखोगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉज। जैसे मैं एक एजुकेटर हूँ, लेट अस सपोज मैं एक एजुकेटर हूँ और आप एक स्टूडेंट है, ठीक है। अगर मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया
उससे आपके रिजल्ट पे इफेक्ट होगा, 101% इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट में अगर सिर्फ एक स्टूडेंट फेल हो रहा है, इसका ये मीनिंग नहीं है कि हमने नहीं अच्छा पढ़ाया, बट अगर यहाँ पे आपके 90 स्टूडेंट्स फेल हो गए, इट मीन्स कहीं ना कहीं इस एजुकेटर में प्रॉब्लम था। तो दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन बोथ। नाउ इसके बाद यहाँ पे आती है कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल मीन्स कि जिसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए आपके एक्सपेरिमेंट में। लेट अस सपोज मैं यहाँ केमिस्ट्री लैब में हूँ, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं एक टेस्ट कर रही हूँ, और सडनली क्या हुआ, लाइट ऑफ हो गई, तो मिक्सचर में कुछ प्रॉब्लम हो गया जो एक्चुअली में होना नहीं चाहिए था। तो दिस इज व्हाट कंट्रोल वेरिएबल, कि आपको क्या करना था, इस वेरिएबल का, ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल वहां पे अगर नहीं होना चाहिए था। दिस इज नोन एज कंट्रोल वेरिएबल, कि इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए था आपके एक्सपेरिमेंट में। इसके बाद आती है रेंडम वेरिएबल। रेंडम वेरिएबल मतलब कि आप सपोज यहाँ पे मेरे 3 स्टूडेंट है, शिवानी स्टूडेंट है, अंजलि स्टूडेंट है एंड गोविंद स्टूडेंट है, ठीक है। तो मुझे तीनों में बायस्ड नहीं होना। अगर मैंने पीडीएफ इसको प्रोवाइड की तो मैं इसको भी प्रोवाइड करूंगी, इसको भी प्रोवाइड करूंगी। अगर इट इज सपोज मैंने इन दोनों को प्रोवाइड किया और गोविंद को प्रोवाइड नहीं किया, इट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, मैं उन दोनों के प्रति बायस्ड हूँ। तो कभी भी जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो लैब में या कहीं पे भी, तो वहां पे बायसनेस नहीं होना चाहिए। यही सारी चीजें आप एथिक्स में फिर से पढ़ोगे, रिसर्च एथिक्स में, कि व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर रिसर्च एथिक्स, तो आप जो पेपर प्रेजेंट कर रहे हो अपने पीएचडी के टाइम पे, उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए। इट इज द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी वन। इसलिए आपके एक्सपेरिमेंट में आपका मैनिपुलेशन पॉसिबल है। मैनिपुलेशन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप नेचुरल सिनेरियो में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे आप क्या करोगे, अगर सपोज मैं वाटर और प्लस कुछ ऑयल को मिक्स कर रही हूँ, अगर कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कम है, तो मैं क्या करूंगी, वाटर को और ऐड करूंगी। तो आप क्या कर रहे हो, अपने कंपोजिशन में यू आर मैनिपुलेटिंग, ठीक है, अपनी कंपोजिशन में यू आर मैनिपुलेटिंग, यू आर एडिंग समथिंग। दिस इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो दीज आर नॉट 4 पॉइंट्स, दीज आर द 5 मेजर पॉइंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल। यहां तक क्लियर हुआ सबको? just reply so that I will came to know कि I am audible to everyone. Yes, okay. So see, ये आपको इस तरीके से नोट्स बनाना है. These are very important. 1 2 3, this is 4, this is 5 and this is 6. and यहाँ पे मैंने लिखा है, if any point missed from these 5 points then it will become non experiment. तो basically broad category आपका होता है रिसर्च में experimental and non experimental, ठीक है। यहाँ पे जो हम एक्सप्लोरेटरी पढ़ रहे हैं, जो डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं, दिस ऑल आर कम्स अंडर नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे मैं आपको और इम्पोर्टेंट एक बता दूं, कई बार क्वेश्चन पूछता है डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोज फैक्टो एंड क्वासी कंपैरेटिव में डिफरेंस, ओके। तो इस तरीके से इसको भी आप सेट थ्योरी, बिकॉज वी आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, इसलिए मैं इस तरीके से आपको डायग्राम बना रही हूँ। एग्जाम में आपके पास एकदम ये चीजें याद होनी चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्वासी और एक्सपोज फैक्टर किसका पार्ट है, तो दीज आर द सबसेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये भूलना नहीं आप लोग, ठीक है। इसका ये मीनिंग हुआ, जैसे हम लोग नॉर्मलाइजेशन में आप पढ़ते हो, है ना, कि अगर कोई फीचर यहाँ पे है तो वो फीचर इसमें भी होगा, वो फीचर इसमें भी होगा और वो फीचर इसमें भी होगा। इज इट ट्रू और नॉट, बताओ, ट्रू और फॉल्स? ट्रू नहीं होगा ना, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। गोविंद समझो, अगर आप इस तरीके से मैं डायग्राम बना दूं, इस तरीके से बना दूं, मैंने ये बोला कि मैं यहाँ पे हूं, इसका मतलब मैं यहाँ पे हूं? नो 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 नो। अगर मैं यहाँ पे हूँ इसका मतलब मैं इसमें भी हूँ, इसमें भी हूँ, है ना। तो सिमिलरली जो क्लासिक रिसर्च है उसका प्रॉपर्टीज एक्सपोज में भी होगा, इसका प्रॉपर्टीज आपका डिस्क्रिप्टिव में भी होगा। बट डिस्क्रिप्टिव के जो प्रॉपर्टीज हैं, जो डिस्क्रिप्टिव का प्रॉपर्टीज है, लेट अस सपोज ये, वो यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंटल में पढ़ा था 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट,
वो सारा 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्क्रिप्टिव में क्या हो जाएगा, ठीक उसका अपोजिट हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है इन चीज़ों को याद रखने का। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हाइलाइट्स ऑफ क्वासी एंड एक्सपोज फैक्टो और डिस्क्रिप्टिव। एक्सपोज फैक्टो को आप कॉजल कंपैरेटिव भी बोलते हो। कई बार ऑल्टरनेटिव नेम क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। सबसे पहला पॉइंट ये है, आपका इसमें किसी भी वेरिएबल्स पे कंट्रोल नहीं होगा, प्रीवियस वाले में था। यहाँ पे नो रैंडमनेस, मतलब यहाँ पे बायस्डनेस होती है, बायस्डनेस लोग होंगे। यहाँ पे आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हो, एंड इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल को हम जनरलाइज नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और यहाँ पे मैंने एक ये चीज बताया कि जो आपका एक्सपोज फैक्टो है, इसे हम ऑलवेज बोल सकते हैं आफ्टर द फैक्ट। जैसे मिड डे मील, जैसे मिड डे मील आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में चलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील का स्कीम होता है, मतलब कि आप जो लोअर क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो उनके लिए सरकार मिड डे मील का एक निकाला है स्कीम। बहुत पुराना स्कीम है ये। इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि बच्चों को साथ में आपको लंच भी गिवन होता है, ठीक है। क्लासेस के साथ उनको लंच भी मिलता है। तो अगर सपोज लंच की वजह से कुछ बच्चों को फीवर आ गया, ठीक है, तो दिस इज नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो। क्यों? क्योंकि आज लंच खाने से अगर फीवर आया, तो इसको आप लेटर सपोज अगर फरवरी में ये एक्शन परफॉर्म हुआ है, तो अगर ये गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्यों ये प्रॉब्लम आया, इसके बाद वो मार्च में जाकर यहाँ पे फिर से इसको रीस्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बात है कि यहाँ पे जो हमने डेटा कलेक्ट की, क्या उस डेटा में चेंजेस होना चाहिए? उस डेटा में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तभी तो आप मार्च में उसको प्रॉपर एनालिसिस करोगे ना कि अगर फीवर आया तो किसकी वजह से आया, मिड डे मील की वजह से आया, या उस टाइम पे उस रीजन में कोल्ड था, कोल्ड की वजह से बच्चे फिर से पहले से ही बीमार थे। तो दिस इज नोन एज एक्सपोज्ड फैक्टो आफ्टर द फैक्ट, बिकॉज वो ऑलरेडी वो एक्शन पास्ट में हो चुका है, और बिकॉज कि वो एक्शन पास्ट में हो चुका है, इसलिए आप उसमें मैनिपुलेशन नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च के जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स थे उसको कवर किया है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं रिसर्च में, जैसे हम मेथड्स को भी कवर करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट टर्न पे कवर कर लेंगे। कहने का ये मतलब है कि आप इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और इसको ज़रूर पढ़ के समझने की कोशिश करो। और अब आपका नेक्स्ट टास्क ये रहेगा कि कल मॉर्निंग जब आप सो के उठोगे ना, सिर्फ रिसर्च के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। आपका 2020 में जो क्वेश्चन आया था, आपका 2019 में जो क्वेश्चन आया था, एंड 2020, 2019 एंड 2018, सिर्फ इस 3 साल का पेपर उठाओ और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ आपको रिसर्च के लगाने हैं, सो दैट यू विल केम टू नो कि किस तरीके के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आप अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे, आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज टुडेज क्लास, जिसमें मैंने आज ये 2-3 चीज़ें इस स्लाइड में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट में और नेक्स्ट बताऊंगी जिसमें आपका कोरिलेशनल रिसर्च रह जाएगा। बेसिकली इसको और अच्छे से मुझे लिखना है, रिग्रेशन रिसर्च है। एंड हम नेक्स्ट टॉपिक में पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से आप देखो तो आपका जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस की अगर हम बात करें तो अभी हम सिर्फ इस टॉपिक पे ही चल रहे हैं, ये टॉपिक अच्छे से कर रहे हैं और साथ में हम इस टॉपिक को लेके चल रहे हैं। तो बिकॉज ये सिलेबस आपको बहुत छोटा दिख रहा है, पर एक्चुअल में दिस इज नॉट अ वेरी स्मॉल सिलेबस। इसमें देखो यहाँ पे मेथड्स लिखा ही नहीं है, बट नेक्स्ट हम फिर मेथड्स की भी बात करेंगे। एंड क्वेश्चंस इस पे भी बहुत बार पूछे गए हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। एंड ऑलवेज दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड में डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे करके रिसर्च को पहले पूरा कंप्लीट करेंगे। नाउ अब मुझे इसका आंसर दो। दिस इज द क्वेश्चन, वी कैन मैनिपुलेट इन विच टाइप ऑफ वेरिएबल। मैनिपुलेशन किस टाइप के वेरिएबल में पॉसिबल है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल? टेल मी द आंसर। अगर आपको ये सेशन समझ में आया तो बताओ, मैनिपुलेट किस में कर सकते हैं? पहली बात तो मैनिपुलेट और यहाँ पे वेरिएबल्स की बात हुई है, करेक्ट। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। हेलो दिस मैम। इज द एग्जांपल ऑफ गोविंद। आंसर क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल।
एक्सपेरिमेंटल में मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है। Yes. इसका इफेक्ट हम इस पे देखते हैं, ठीक है। टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया तो उससे स्टूडेंट फेल हो गया, तो इट मीन्स टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया तो आप मैनिपुलेट किस में करोगे, टीचर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज टीचर में करेगा फॉर द नेक्स्ट सेशन। तो इट मीन्स कि वेन एवर क्वेश्चन विल आस्क कि किस में हम मैनिपुलेशन करते हैं तो आप क्या बोलोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, तो इस टाइप से ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो है, उसमें रेंडमनेस होती है, इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसमें जनरलाइजेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा एंड पूछेगा ए बी सी डी, वो अप्लाइड है, वो एक्शन है, वो डिस्क्रिप्टिव है या एक्सप्लोरेटरी है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने आज पढ़ा है तो इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर लगाएं। एंड नेक्स्ट सेशन में, दैट इज कल के सेशन में, मैं कोशिश करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड करें। So if you have any doubt, just ask in the session. Otherwise, we will wind up.